कोई मुझे बताएगा कि ये जो धड़का सा लगा रहता है, धड़का सा लगा रहता है, तो फिर ये कैसे ठीक हो? सबसे पहले आप चीज़ ये सीख लें कि ये जो धड़का सा लगा रहता है ये ना हो। ये सबसे पहले सीख लें। डे 1 पे सीखने वाली बात ये है, डे 1 पे। इस बुनियाद पर आपका धड़का ठीक नहीं होना चाहिए कि आपका पेशेंट बदल गया। आपका धड़का इस बुनियाद पर ठीक होना चाहिए कि आप बदल गए। धड़का इस बुनियाद पर ठीक हो कि हमारा पेशेंट जिन दिनों ठीक हो तो हमें कोई धड़का नहीं, और जिस दिन वो बिगड़ जाए, उसका मूड बिगड़ जाए और वो थ्रेट करना शुरू कर दे और उसके चेहरे के तासरात ख़राब हो जाएं, तो फिर हमें धड़का लग जाए। धड़के का ताल्लुक पेशेंट की ज़ात से और रिकवरी से नहीं है, उसकी बीमारी से भी नहीं है। आपके धड़के का ताल्लुक आपकी ज़ात से है। ये कोडिपेंडेंस से रिकवरी का मामला है, क्योंकि वैसे तो ये पहले भी होता रहता है कि अगर मरीज़ कह दे कि मैं कसम खाता हूँ कि आइंदा मैं आपको तंग नहीं करूँगा और आइंदा मैं नशा नहीं करूँगा, तो आपके सारे धड़के गायब हो जाते हैं ना। अगर वो को यकीन दिला दे तो आपका धड़का फौरन गायब हो जाता है, और अगर वो कोई बुरी बात कहे तो फिर धड़का शुरू हो जाता है। अगर कोई दिन उसका अच्छा गुजरता है तो वो दिन आपका भी अच्छा गुजरता है, और कोई दिन उसका ख़राब शुरू होता है तो आपका भी दिन ख़राब शुरू हो जाता है। तो फिर आप तो कुछ भी ना हुए ना, तो जैसा वो होता है वैसे आप हो जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं कि वो ठीक होगा या वो ठीक हो रहा है, उसके रवैये ठीक हो रहे हैं तो आपका धड़का ख़त्म हो। आपका धड़का सॉलिड जो है, अगर सही हो जाए, सॉलिड सही हो जाए, ग्रेसफुली आप एक्सेप्ट कर लें कि ज़िंदगी में मसाइल आते रहेंगे। जब वो बंदा जो आपके घर में नशे की बीमारी में मुब्तला है, जब वो ठीक हो जाएगा तो फिर आपको कोई मसला पेश नहीं आएगा। ज़िंदगी है तो मसले तो पेश आएंगे। तो ये आस लगा लेना कि फ़लाँ चीज़ ठीक हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये एक अपने आप को मायूसी में धकेलने वाली बात है, क्योंकि वो कोई और मसला पैदा हो जाएगा। ये दुनिया है ऐसे कि कोई और मसला पैदा हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर लोग शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की तरफ जाना शुरू करते हैं। लेकिन बीच में एक चीज़ होती है जिसे हम कोई नाम दे लेते हैं कि रिकवरी की स्पीड। तो रिकवरी की स्पीड क्या होनी चाहिए, स्पीड लिमिट क्या है? क्योंकि हर पेशेंट की रिकवरी की कोई स्पीड होगी, और हर पेशेंट में एक्सीलेटर होता है और हर पेशेंट में ब्रेकें भी होती हैं, और किसी को ब्रेकें ज़्यादा लगती हैं और किसी को एक्सीलेटर ज़्यादा लगता है। और जैसा माहौल होता है, ब्रेकें लगाते लगाते और एक्सीलेटर पे पाँव रखते रखते आप आगे बढ़ते रहते हैं। पर कोई स्टैंडर्ड स्पीड है पेशेंट्स की, कोई स्टैंडर्ड स्पीड? इसको बेस्ट अंडरस्टैंड किया जा सकता है वज़न कम करने के लिहाज से भी, क्योंकि ये भी एक एडिक्टिव डिसऑर्डर है। ओवर ईटिंग एक एडिक्टिव डिसऑर्डर है, और जो लोग वज़न कम करते हैं तो उनका भी कभी ऐसा होता है कि एकदम वो कोई बदपरहेज़ी कर लेते हैं, गाजर का हलवा खा लेंगे या कोई पराठे खा लेंगे या कुछ ऐसा कर लेंगे। ऐसा उनके साथ भी होता है। लेकिन अगर किसी ने 10 दिन सही डाइट की है और वॉक भी की है, और फिर एक दिन वो 2 पराठे खा लेते हैं या कोई हलवा खा लेते हैं या कोई बदपरहेज़ी कर लेते हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है, ख़ुद उनको बड़ी तकलीफ़ होती है और वो अपने आप को बहुत कर्ज करते हैं। लेकिन क्या सब कुछ खो गया? सब कुछ नहीं खोया। नहीं, एक रियलाइजेशन है कि मैं वेवर्ड हो गया, मैं पटरी से उतर गया, आज ये मैंने कर लिया। और कई लोग फिर 2-4 दिन बदपरहेज़ी कर लेते हैं, जो कि उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दह चीज़ है। कई लोग कहते हैं कि बस हो गया, अब हम अपने आप को संभाल लेते हैं। तो ये जो एक धड़का लगने वाली बात है, ये सबके साथ मैंने देखा है कि जब तक पेशेंट हमारे पास होता है
तो घर वाले बड़े खुश होते हैं कि उनको लगता है कि आज भी ठीक है, आज भी कोई नशा नहीं। लेकिन जब वो घर जाता है तो फिर उनको ज़रा ज़रा सी बात पे ये धड़का लगता है। और ये चीज़ पेशेंट को भी पता होती है कि मेरे घर वाले मुझे इस नज़र से देख रहे हैं, मुझे जज कर रहे हैं, मेरा एक्सरे कर रहे हैं, मेरा सीटी स्कैन कर रहे हैं हर मौके पे। आपका दिल चाहता है कि आपका पेशेंट हंसता मुस्कुराता नज़र आए हर टाइम, जब आपकी नज़र मिले तो वो मुस्कुराए, हंस जी, नशे का नाम भी ना ले और वो मुस्कुराए, और उसे मूड ख़राब करने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, क्या ये बात दुरुस्त है कि जो बंदा नशा छोड़ के रिकवरी की जिद्दोजहद कर रहा हो उसको मूड ख़राब करने की इजाज़त नहीं है? ख़राब हो सकता है ना जी, हो सकता है ना ख़राब। तो उसको इसी लाइट में देखने की ज़रूरत है कि ऐसा मूड ख़राब हो गया है तो बस उन्हें फिर नशा करेगा, या कोई इसी लाइट में देखने की ज़रूरत है। और भी तो लाइफ है ना, और भी तो लाइफ है, क्योंकि जो लोग नशे से रिकवरी में नहीं होते घरों में, आप किसी भी घर का दरवाज़ा अच्छा, आप किसी भी घर का दरवाज़ा खटखटा के देख लीजिए गुलबर्ग में, कैंट में या डीएचए में, और उनसे पूछ ले कि क्या आपके घर में किसी का मूड ख़राब नहीं होता, तो वो बोलेंगे नहीं होता है, मूड ख़राब होता है। और ये मूड की ख़राबी जो है अफ्लुएंट क्लास में बहुत ज़्यादा है, अचीवर्स में ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप कृष्ण नगर, वसंतपुरा या मिस्री शाह या भाटी गेट जाएंगे और वहाँ लोगों का मूड ख़राब होता है, तो अगर वो 5 मिनट में ठीक हो जाता है, तो डिफेंस में जब मूड ख़राब होता है तो वो 2-2, 3-3 दिन ख़राब रहता है। और वो ठीक करना चाहते भी हैं तो उनसे नहीं होता, वो एक दफ़ा बिगड़ जाता है तो फिर वो बिगड़ा रहता है और उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने बताया था कि जो लोग भी अचीवर्स होते हैं और अच्छी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं वो भी बाइपोलर होते हैं, पर वो बाइपोलर इन ऑर्डर होते हैं। और जो लोग अपना ख्याल नहीं रखते, का खाने पीने का, ताल्लुकात का, वर्जिश नहीं करते, तो वो बाइपोलर डिसऑर्डर में चले जाते हैं, क्योंकि निगहदाश्त की ज़रूरत अचीवर्स को ज़्यादा होती है। जितना कोई ज़्यादा अचीवर है उसकी अचीवमेंट की बाई प्रोडक्ट स्ट्रेस होती है। जितना भी कोई बंदा ज़्यादा जिम्मेदारियां संभाले हुए होगा तो उसकी एक बाई प्रोडक्ट होती है, बाई प्रोडक्ट। वो सारा दिन कुछ ना कुछ अचीव कर रहे होते हैं और उस दौरान कोई ना कोई काम बीच में ख़राब भी हो रहा होता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा अचीवर हो, फ़र्ज़ करे कोई क्रिकेटर है तो वो हर वक्त अच्छा स्कोर करे, अच्छी विकटें ले। कोई दिन ऐसा भी होगा कि जब वो नहीं कर सकेगा, और अगर कोई कप्तान है और वो बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहा है और उसका एक खिलाड़ी कैच छोड़ देता है, एक खिलाड़ी स्कोर नहीं करता, एक विकेट कीपर है जो बॉल जाने देता है, तो अब वो कप्तान है तो वो अचीवर है, लेकिन इर्द गिर्द के लोग उसकी ज़िंदगी में स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं। और उस स्ट्रेस को उसको तरीका आना चाहिए, क्योंकि तरीका अच्छा भी हो सकता है और तरीका क्विक फिक्स भी हो सकता है। कोई तरीका हो सकता है जो कि जादू वाला हो, एकदम से सब ठीक हो जाए। तो जितने लोग भी बड़ी जिम्मेदारियां संभाले होते हैं, जो अफसरान होते हैं बड़े बड़े या कारोबार के सरबराह होते हैं, तो उनको या तो कोई अच्छा तरीका सीखना पड़ता है अपने मूड को संभालने का, या फिर कोई बुरा तरीका उनको सिखा देता है। बुनियादी चीज़ ये है कि विल पावर की बजाय आप एक ऐसा तरीका जिसका बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आता मूड के साथ, यानी पैदल चलना, या ऐसा तरीका यानी सो जाना जिसका बराह रास्त तो कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आता क्योंकि मूड ख़राब हो,
तो भाई सो जाने से क्या होगा, या खाना सही खाना, अगर खाना आप सही खाएं और मतवाज़न ग़िज़ा खाएं जो बोझल ना हो, और दूसरे लोगों से कम से कम मज़ीद ताल्लुकात ख़राब ना करें। अगर एक बंदे से बिगाड़ है तो 2-4 और लोगों से बिगाड़ पैदा ना कर लें। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ड्रग्स करने का तरीका है, क्योंकि ये बड़ा कॉमन तरीका है। आप शायद अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कोई ऐसी अनहोनी सी बात अब नहीं रही। भाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी उतना ही ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल। चले कारोबारी तबका जितना बड़ा कारोबारी बंदा उतना ही ज़्यादा इम्कान कि वो ड्रग्स करेगा या अल्कोहल करेगा। जितना बड़ा अफसर, जितना बड़ा डॉक्टर, जितना बड़ा वकील, जितना बड़ा पायलट, तो जो लोग भी कुछ करके दिखा रहे होते हैं बड़े पैमाने पे, ऊंचे पैमाने पे, जो स्टार्स होते हैं अपने माहौल के, तो उनके अंदर नशे के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको कोई ना कोई इस राह पे लगा देता है बजाय इसके कि उनको सही तरीक़ों पे कोई लगाए। या बचपन से ग्रोथ ऐसी हो कि जैसे हम अपने बच्चों के बारे में फोरसी करते हैं, यानी अंदाज़ा लगाते हैं कि बड़े होके इनको कुछ कमाना होगा। ये हम सब अपने बच्चों के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं कि जब ये बड़े होंगे तो ये कुछ कमाएंगे, ये कोई पेशा अपनाएंगे, और जब ये बड़े होंगे तो हम इनकी शादी करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हमने सोच रखी होती हैं और इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ इक़दामात कर रहे होते हैं। लेकिन हम ये कभी नहीं सोच रहे होते कि जब ये बड़े होंगे तो इनको स्ट्रेस भी होगी, इनको डिप्रेशन होगी, इनका मूड ख़राब होगा, इनको गुस्सा भी आएगा। तो इनको बचपन से कुछ थोड़ी थोड़ी तरबियत घर में और स्कूल में दी जाए कि आपको गुस्सा आएगा, आपको गुस्सा परेशान करेगा, आप लोगों से उलझेंगे, और आपने अभी से ही ये कोई तैयारी करनी है कि ऐसा वक्त आने से पहले आप सीख जाएं कि अपने मूड और मिजाज को कैसे बेहतर बनाना है। ये चीज़ बचपन में हम कभी किसी 4 साला बच्चे के बारे में नहीं सोचते कि जब ये जवान होगा तो इसको मूड की ख़राबी का सामना होगा। हालांकि हमें उसमें आसार नज़र आ रहे होते हैं। कोई छोटे बच्चे ज़मीन पे लेट के पाँव मारना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं थोड़ी थोड़ी बात पे, और ज़िद करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बच्चे बड़े होके और ज़्यादा यही हरकतें करेंगे ना। तो क्या पेशबंदी करना या वक्त से पहले कुछ बंदोबस्त करना या आदतें डालना, अपने बच्चों को बचपन में आदतें डालना वर्जिश वगैरह की। अब तो बच्चे मेरा ख्याल है वो ट्राईसाइकिल नहीं चलाते जो पहले चलाते थे, अब वो कोई एक्सरसाइज नहीं करते, अब वो वीडियो गेम्स या इस तरह की चीज़ों में जी मोबाइल, या माँ कहती है ये पकड़ के मोबाइल खेलते रहो। पढ़ाई भी ऊपर से ऑनलाइन शुरू हो गई है, और ये बाइसाइकिल और ट्राईसाइकिल और भाग दौड़ करना और छोटी छोटी गेम्स खेलना जो बच्चे पहले खेलते नज़र आते थे गलियों में, तो अब वो नज़र नहीं आते। सारा राब्ता दोस्त अहबाब से भी ऑनलाइन ही है, मैसेजिंग है, टेलीफोन है, फ़ेस टू फेस नहीं है। जितने लोग बराह रास्त राब्ते में आके ये स्किल्स हमारी सीख रहे होते हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा लोग जो हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे हर चीज़ की वो कैलकुलेशन हो रही होती है ना। तो आप यूँ समझें कि हर रोज़ तकरीबन 1 मिलियन व्यूज़ ऐड होते हैं, वीडियोस के ऐड होते हैं, 1 मिलियन लोग और देख लेते हैं। और ऐसी वीडियोस भी हैं जो 10 मिलियन 11 मिलियन लोगों ने देखी हुई हैं। और बहुत से लोग मिलते हैं और वो इस बारे में बताते हैं कि उन्होंने कभी फ़ेस टू फेस मुलाकात नहीं की मेरे साथ या विलिंग वेज के साथ, पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को टोटल चेंज कर लिया। एक कराची के डॉक्टर हैं, मैं अब जाऊंगा तो उनके साथ चूँकि मेरी अब मेल मुलाकात हो चुकी है, तो मैं उनको कहूँगा कि अपने को वीडियो पैगाम बना के तो दें, तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे वो दिखाऊं। एक हमारी पेशेंट थी यहाँ पे लड़की, तो उसके खामद ने मुझे कहा कि आप हमारे साथ खाना खाइए, आप कराची आते हैं तो आप हमारे साथ खाना खाइए। तो हम
पीसी में खाना खा रहे थे और बहुत मज़े का खाना था। तो यकदम एक साहब आ गए, तो आके कहते हैं जी मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी ज़रूर कीजिए। कहते हैं जी मैं डॉक्टर हूँ और मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ और मैं नशे का मरीज़ भी हूँ, और मैंने आपके वीडियोस देख देख के ही अपनी ज़िंदगी को संवार लिया है, और आप नज़र आए हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि मैं आपको आके मिलूं। तो मैंने कहा नहीं, रोकने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। और फिर 2-4 मिनट बात की, फिर टेलीफोन नंबर्स एक्सचेंज हुए, फिर टेलीफोन पे कभी कभी बात हो जाती है। वो ऐसे ही फ़ोन करके पूछते हैं कि कब आ रहे हैं कराची, या कुछ इस तरह की बात वो कर लेते हैं। तो अब मैं सोचा कि उनकी मैं वीडियो बना के लाऊंगा कि वो बड़ी तफसील से मुझे बता रहे थे कि किस तरह मैं टीके लगाया करता था नशे के। और फिर हमने आपकी वीडियोस देखी और दोनों मियाँ बीवी ने मिल के हमने अपने इस मसले को हल कर लिया। तो ऐसे और भी बहुत से लोग बताते रहते हैं। ये बड़ा आम सी चीज़ है। अमेरिका में भी सेल्फ हेल्प जो है वो बड़ा इस्टेब्लिश फैक्ट है। सेल्फ हेल्प के लोग अपनी मदद आपके तहत तलाश करने निकलते हैं, और आपको कोई भी मसला हो, एडिक्शन का मसला हो, या मूड डिसऑर्डर का मसला हो, या डायबिटीज़ का मसला हो, या आपको कोई भी मसला हो, आपके मियाँ बीवी के ताल्लुकात अच्छे ना हो, तो आप गूगल पे जाके या यूट्यूब पे जाके ऐसे एजुकेशनल मटेरियल्स तक पहुंच सकते हैं जो कि आपकी काया पलट सकते हैं। हालांकि देखिए हमारा काम काज यही है, लेकिन मैं अक्सर आपको ये बताता हूँ कि ये आज की दुनिया में ज़िंदगी गुजारना बड़ी खुशनसीबी की बात है। कई दफ़ा ऐसा बेशुमार दफ़ा हो चुका है कि दुनिया भर में कहीं भी कोई वीडियो देखता है और उसके बाद वो अपने हालात को बेहतर बना लेते हैं और ख़ामोशी से वो एक रिश्ता बना लेते हैं हमारे साथ, और फिर उनका दिल चाहता है मिलने को या बात करने को, फेस टू फेस बात करने को दिल करता है। तो उनको कोई तरीका समझ में नहीं आता सिवाय इसके, उनके ज़हन में होता है कि अगर उन्हें मुझसे मिलना है या उन्हें मुझसे बात करनी है तो उसका तरीका ये है कि मोहसिन नवाज़ साहब से रब्ता करें और मेरे साथ अपॉइंटमेंट करें और फिर स्काइप पे मेरे साथ फेस टू फेस बात करें 75 मिनट्स। तो कई लोग ऐसे ही अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और बाद में 75 मिनट्स के बाद मुझे पता चलता है कि इनका मसला हल हो चुका हुआ था। ये महज मुझसे बातें करना चाहते थे और बातें करने के लिए उन्होंने फ़ीस अदा कर दी है। तो मैं उनको कहता हूँ कि इतना तकल्लुफ़ करने की आपको क्या ज़रूरत थी। आप मेरा नंबर हासिल करते, मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे एक मैसेज भेजते कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं और मैं आपको टाइम बता देता और व्हाट्सएप पे फ़ेस टू फेस बात हो जाती। तो आपको, क्योंकि जब मैं उनसे मसला पूछता हूँ तो मसला कोई नहीं होता, जब मैं उनको कोई बात बताने लगता हूँ तो कहते हैं हाँ ये मैंने आपकी फ़लाँ वीडियो में ये बात सुनी हुई है। तो यानी मुश्किल हो जाता है, बात को आगे चलाना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी खूबसूरत दुनिया है जिसमें अब आप रह रहे हैं, जिसमें अगर आप 25-30 साल पहले चले जाएं तो ऐसी कोई सहूलत नहीं थी कि आपको अपने मसले का हल मिल जाए। अभी आप कुछ भी मसला हो, यानी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला नहीं हो सकता कि जिसका हल इंटरनेट पे मौजूद ना हो। अगर आप तलाश करने निकलें और आपको हल ना मिले और आपको नेक्स्ट स्टेप ना मिले कि आज और मैं क्या कर सकता हूँ इस बारे में, और ना सिर्फ ये कि जो मसला आपका है आपको उसका हल मिल जाता है, बल्कि आपको नए नए रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं कि एक ये भी चीज़ होती है अपनी ज़िंदगी को संवारने की, और एक ये भी चीज़ होती है कि जिससे आप अपनी काया पलट सकते हैं। स्किल्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारा नॉर्मल ज़िंदगी का तरीका बड़ा अजीब है। हत्ता कि मैंने देखा है कि अगर कोई डॉक्टर को जाके कहे कि मेरे घुटनों में दर्द है तो डॉक्टर उसको कह देते हैं कि आप सीढ़ियाँ चढ़ना बंद कर दें, आप एक ही जगह बैठे रहा करें, और लोग उस मशवरे पे अमल करना शुरू कर देते हैं और वो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बिल्कुल रुक जाते हैं और वो चलना फिरना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगर आपको दर्द होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि चलने से दर्द होती है तो चलो मत। मुझे आप बता सकता है कोई कि अगर चलने से घुटनों में दर्द होती है तो उसका हल ये है कि आप चलना बंद कर दें? उसका हल ये है कि आप ज़्यादा चलें।
मैं आपको बताऊं कि घरों में बाज़ औक़ात किसी को कोई पैनिक अटैक होता है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके वालिदैन को कह दिया जाता है कि इस बच्चे को पैनिक अटैक होता है, लिहाजा आप कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे कि इस बच्चे को पैनिक अटैक हो। अब मुझे बताएं कि माँ बाप को जब ये कहा जाए कि आपके बच्चे को या बच्ची को पैनिक अटैक होता है तो आपने इसको कुछ नहीं कहना, इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी, तो मुझे बताइए कि आखिरकार क्या होगा? जी, एक तो है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा के इलाज कराना चाहिए, लेकिन ये जो चलने फिरने से रुक जाना है ये एक हफ्ते के लिए हो सकता है, 10 दिन के लिए हो सकता है, परमानेंट नहीं हो सकता। जिन लोगों को हवाई सफ़र से डर लगना शुरू हो जाता है वो हवाई सफ़र छोड़ के ट्रेन में जाना शुरू कर देते हैं। जिन लोगों को ट्रेन में जाने से डर लगने लगता है तो वो अपनी गाड़ी में सफ़र करना शुरू कर देते हैं, और फिर अपनी गाड़ी से डर लगता है तो वो घर बैठ जाते हैं। और ये जो पसपाई है, ये जो पीछे हटना है, किसी मसले से पीछे हटना है, तो रोज़ाना मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जो डॉक्टरों के कहने पे अपने बच्चों को कुछ भी कहना छोड़ देते हैं, और बच्चे बड़ी तेज़ी से सीख लेते हैं कि जो भी बात वालिदैन नहीं मान रहे हैं तो बच्चे कुछ तेवर दिखाना शुरू करते हैं तो वालिदैन फ़ौरन हाथ जोड़ के पीछे हट जाते हैं। मैंने बहुत से वालिदैन को देखा है कि वो बच्चों की ऐसी बातें मानने पे मजबूर हो जाते हैं जिससे कि उनकी अपनी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। और आपको पता है कि कोई नौजवान लड़का या लड़की क्या कुछ ऐसा कर सकता है कि जिससे उसके वालिदैन की ज़िंदगी ख़राब हो जाए, अगर वालिदैन को ये हदायत हो कि इन्हें कुछ नहीं कहना। जी, अगर बच्चे को कितनी देर लगेगी ये पता करते हुए कि मैं इनको इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता हूँ, इमोशनली ब्लैकमेल, और वालिदैन जो अंडे के छिलकों पे चलना शुरू कर देते हैं, ऐसे लगता है संभल संभल के कि कोई बच्चा माइंड ना कर जाए। तो इस खौफ के साथ आप बच्चों की तरबियत हरगिज़ नहीं कर सकते। वालिदैन बच्चों को बेइज्जत नहीं कर सकते। जो चीज़ समझने की है वो ये है कि वालिदैन बच्चों को इस वजह से बेइज्जत नहीं कर सकते कि वो उनके बच्चे हैं और वो मालिक हैं उन बच्चों के, क्योंकि वालिदैन का तसव्वुर ये होता है कि हम बच्चों के मालिक हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारी मलकियत है। तो जब कोई चीज़ अपनी मलकियत लगती है तो बंदा कहता है दी बेइज्जती करो या इज़्ज़त करो, इन्हें कितने जाना है, क्योंकि हम दूसरे लोगों के साथ तो वो ये सलूक हरगिज़ नहीं करते। बजाय बच्चों को ये कहने कि हमने अपने वालिदैन की इज़्ज़त की है तो तुम हमारी इज़्ज़त करो, तो अगर आप ये कहती कि हमने तुम्हारी इज़्ज़त की है और तुम हमारी इज़्ज़त करो तो फिर बात बहुत अच्छी थी। ये दोनों में फ़र्क है ना, कि आप कहें कि हमने अपने वालिदैन की इज़्ज़त की थी, उसके बदले में तुम हमारी इज़्ज़त करो, ये ज़्यादा लॉजिकल चीज़ है, या ये ज़्यादा लॉजिकल चीज़ है कि हमने देखो तुम्हारी सारी ज़िंदगी इज़्ज़त की है तो तुम हमारी इज़्ज़त करो, तो ये तो बनता है ना। अब मुझे बताइए कि ज़्यादातर वालिदैन बच्चों को क्या कहते हैं कि हमने तो अपने वालिदैन के सामने कभी चूं भी नहीं की, हमने तो बड़ी इज़्ज़त की वालिदैन की, तो तुम हमारी इज़्ज़त क्यों नहीं करते। तो इस बात की तुक नहीं बनती कि अगर आपने अपने वालिदैन की इज़्ज़त की है और औलाद की इज़्ज़त नहीं की, और अब आप कह रहे हैं कि औलाद उसके बदले में, वालिदैन के बदले में आपकी इज़्ज़त करे, तो जो वालिदैन ये कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को ये कहती हूँ या कहता हूँ कि मैंने सारी उम्र तुम्हारी इज़्ज़त की है तो तुम मेरी इज़्ज़त क्यों नहीं करते, दैट मेक्स सेंस। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपने 5 बच्चों की सारी ज़िंदगी बहुत इज़्ज़त की है और उनके साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, उन पे कभी हाथ नहीं उठाया। ये आपकी एक पैराडाइम है, ये आपकी एक ईमानियात है, ये एक आपका बिलीफ है। क्योंकि मेरा बिलीफ ये कैसे बना, क्योंकि मुझे बतौर एक बच्चे के इज़्ज़त नहीं मिली थी और कोई इज़्ज़त का कॉन्सेप्ट इर्द गिर्द भी नहीं था कि मुझे नहीं इज़्ज़त मिल रही तो बाकी बच्चों को मिल रही है। हमारे ज़माने में मुझे और बाकी बच्चों को इज़्ज़त नहीं मिल रही थी,
तो इससे मुझे ये नतीजा निकालने में आसानी हुई कि जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनको अनकंडीशनल रिगार्ड दूंगा, इज़्ज़त दूंगा और उनके साथ कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बच्चों की बातें मानता हूँ। मेरे बच्चे इस बारे में बहुत क्रिटिकल हैं कि एक तो बात बड़ी मुश्किल से मानते हैं और दूसरा अगर बात मान भी लेना तो कंडीशंस अप्लाई होती हैं। पता है, आप बैंकों ने लिखा होता है कंडीशंस अप्लाई। तो जब भी कोई वो मुझसे बात मनवाने की बात करते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा, लेकिन ये कंडीशंस अप्लाई होंगी। ये बात कही जाती है कि बच्चों की इज्जत नहीं होती, बच्चों से प्यार करते हैं, इज्जत बड़ों की होती है। तो क्या आप समझते हैं कि बच्चों की भी इज्जत होती है? अच्छा, हम उनकी बेइज्जती करते हैं और हमें लगता है कि हम नहीं करते, ये और भी सिचुएशन खराब है। उनको ये पता है कि पेरेंट्स की कैसे इज्जत करनी है, पर उनका इज्जत करने का भी इरादा नहीं बना होता। हमें बहुत सारे काम करने आते हैं पर हमारा उन कामों को करने का इरादा ही कोई नहीं हुआ। देखिए ना, अगर ये नहीं है कि बच्चों को पता नहीं है कि हमारी इज्जत कैसे करनी है, उनका अभी इरादा नहीं है, उनको ज़रूरत नहीं लग रही। वो समझ रहे हैं कि जब हमारी इज्जत नहीं करते तो फिर हम भी इनकी इज्जत क्यों करें। मुझे ये बताइए कि जब एक 5 साल के बच्चे को या 4 साल के बच्चे को, जिसका कद 1.5 फुट है और छोटा सा बच्चा है और वह ऐसे गर्दन उठा के आपकी तरफ देख रहा है और आप माशाल्लाह 5 फुट 8 इंच के हैं या वालिद है तो 6 फुट का है, तो वो ऐसे करके जब उसको कोई बात कहता है तो परसेप्शन जो है वो बहुत बढ़ जाता है। एक छोटा सा बच्चा, ये ऐसे ही है जैसे आपकी मुलाकात कहीं उजाड़ जगह पे किसी जिन से हो जाए जो 27 फुट का हो और वो आपको घूर के देखेगा, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे। तो इतने बड़े कद के साथ मीनारे पाकिस्तान जितना जिन, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा बनिस्बत इसके कि आप उसकी क्या बेइज्जती कर लेंगे इतने बड़े जिन की। इंसानों का जो साइज़ है ना, इंसानों का जो साइज़ है, आपको पता है कि इंसानों का जो साइज़ है वो बहुत मैटर करता है। हम लोग जब हायर करते हैं, असिस्टेंट मैनेजर हायर करते हैं अपने पेशेंट्स के लिए, तो हम देखते हैं कि वो 5 फुट 10 इंच के हों। आप मुझे बता सकते हैं कि क्यों वो 5 फुट 10 इंच के हों या 11 इंच के हों या 10.5 इंच के हों या 9.25 इंच के हों, 5 फुट 10 इंच के हों? इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये नॉर्मल कद है और हमारे पेशेंट्स के लिए इंटिमिडेटिंग नहीं है। लेकिन अगर हम 6 फुट 2 इंच के और 6 फुट 3 इंच के लोग रखें तो वो इंटिमिडेटिंग होंगे। इंसान के कद बुत से बड़ा फ़र्क पड़ता है कि अगर आपका वास्ता ऐसे बंदे से पड़ा है जो कि नॉर्मल कद का है तो आपको उतनी वहशत नहीं होती जितनी कि एक लंबे कद वाले से होती है। और अगर कोई छोटे कद वाला हो तो आपका खामखा दिल करता है कैदी को बेइज्जती करो। और बच्चे चूंकि छोटे कद वाले होते हैं ना, एने बच्चे, तो खामखा उनकी बेइज्जती करने को दिल करता है। और जब वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो हम कह रहे होते हैं यार साड़ी इज्जत कर, यार साड़ी इज्जत कर। 12 कदमों के प्रोग्राम में तो सारे बंदोबस्त है कि जिनको आपने हार्म किया तो उनके नुकसान का अजाला करें। तो एक बच्चा जो है वो अपने माँ बाप के नुकसान का अजाला पहले करता है। जो आपने सलूक बुरा किया होगा वो तो अलग रहा, लेकिन बाय बिकमिंग एन एडिक्ट आपने उनका बड़ा नुकसान कर दिया, क्योंकि ये उनका कभी भी इरादा नहीं था। कोई वालिदैन अपनी वर्स्ट नाइटमेयर में भी अपने बच्चे को एडिक्ट के रूप में नहीं देखना चाहती, और एक बच्चा जो है एडिक्ट बन जाता है तो समझे कि उसने वालिदैन का बहुत नुकसान कर दिया। तो वो जाके वालिदैन को कहता है कि जी मैं ਤੁਹਾਡਾ बड़ा नुकसान कर देता है तो मैनू माफ़ कर दो, ठीक। और उसके बाद वो कहता है कि जी मैं कोशिश करूँगा कि जो आपका मैंने नुकसान किया है वो मैं पूरा कर दूँ। अब मैं एडिक्ट की बजाय एक आला इंसान बन जाऊँ, आला किरदार का मालिक बन जाऊँ और मैं सरासर आपके लिए रहमत बन जाऊँ। तो ये वो बातें जब वो करता है तो ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन फिर अगेन जब कोई बंदा नशे में रहा होता है 4-5 साल या 10 साल, तो
उसका जो मूड है वो बिगाड़ को सीख चुका होता है, उसके फिंगर टिप्स पे होती है बदतमीजियाँ, और वो किसी वक्त जब वो अंदर उसके केमिकल जोश मारते हैं और क्रेविंग जोश मारती है तो वो बदतमीज़ी पे उतर आता है और वो ऐसे 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 करके बात करता है। ये जो मैंने बात कही वालिदैन के लिए कही कि देखें, आपके पास बेहतरीन रास्ता ये है कि आप अपने बच्चों का अनकंडीशनल रिगार्ड करें और आप उन्हें कैपेबल समझें, उन्हें निकम्मा ना समझें, उनको ज़बरदस्त समझें। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपसे अगर कोई वो फरमाइश करते हैं तो आप कोई अंडर ऑब्लिगेशन है कि वो आप फरमाइश मान लें। अगर आपको लगता है कि वो फरमाइश मानने वाली है तो आप मान लें, वरना आप सिंपल प्लेन माजरत कर लें। आखिर आप ज़िंदगी में माजरतें करते नहीं। आपका हमसाया कोई आके आपसे गाड़ी मांग लेता है या कोई चीज़ मांग लेता है, कोई उधार मांग लेता है, तो आप कर लेते हैं ना, आसानी से कर लेते हैं, मुश्किल से। तो ये देखें ना, असर्टिवनेस की दुश्वारियाँ मुआशरे में आम है कि अगर आप नहीं किसी को देना चाहते अपनी गाड़ी, आपका हक है। अगर आप किसी को उधार नहीं देना चाहते, आपका हक है, तो आप सिंपल प्लेन वर्ड्स में उसे कह दें कि मैं ये नहीं कर सकता, आप इसरार ना कीजिए। ठीक, ये सीखने का काम है, क्योंकि जब आप किसी को ना करते हैं तो वो हैरान सा होकर आपकी तरफ देखता है कि आपकी कैसे ज़रूरत हुई कि आपने इनकार किया, और कहता है क्यों, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो आप कहते हैं कि बराए मेहरबानी इसरार ना करें, मेरी कोई ज़ाती मजबूरी है। ये इट्स नॉट एन ऑफेंस टू यू, मेरी कोई ज़ाती मजबूरी है कि मैं आपको हाँ नहीं कह सकता। यही बात आप अपने बच्चे को भी कह सकते हैं कि मैं आपको इजाज़त नहीं दे सकती कि आप रात 11 बजे तक बाहर रहें। उन्होंने कहा क्यों नहीं, सारे रहते दें, मैं क्यों नहीं रह सकता। तो आप कहें कि नहीं, मेरी कोई ये ज़ाती सी मजबूरी है कि मैं अपने आप को कायल नहीं कर पाती कि मैं आपको कुछ थोड़ा सा लफ्ज़ सीखें ना, मैं आप कायल नहीं कर पाती कि मैं आपको अलाउ कर दूं, मेरा मन नहीं मान रहा। आपने अपनी बात कहनी है, हक सच की बात कहनी है, जो आपके दिल की बात है वो आपने कहनी है, और उसके बाद आपने नज़रें झुका लेनी है। फिर आपने आंखों में आंखें डाल के आडा नहीं लगाना। आडा समझते हैं? हाँ, तो ये करके नहीं छड़ना। वो यू डोंट हैव टू डू इट ऑल बेटर। आपने सिर्फ उतना करना है जितना सेफली किया जा सके। आपने सिर्फ उतना करना है। जैसे अगर आप अपनी औलाद को पढ़ाना चाहते हैं तो आपने डंडा लेके नहीं उनके पीछे पड़ जाना, या आप अपनी औलाद को नशे से निजात दिलाना चाहते हैं तो आप मार कुटाई करके या बुरा सलूक करके या मजबूर करके ये काम हासिल, ये चीज़ हासिल नहीं कर सकते। आप याद रखिए कि आप उतना ही करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस चीज़ को मोटो बना लें अपनी ज़िंदगी का कि अपनी हिम्मत के मुताबिक आपने ज़रूर करना है, तो फिर आप देखेंगे कि 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपके काम हो जाएंगे। जो शॉर्टफॉल होगा वो मदर नेचर पूरी करेगी। मैं आपको बताऊं कि मदर नेचर को स्टडी किया करें, कुदरत को स्टडी किया करें, परिंदों की ज़िंदगी को स्टडी किया करें। अब कल ही मैं छत पे, मौसम बड़ा अच्छा था तो मैं देख रहा था कि जो परिंदे हैं आसमान पे उड़ रहे थे, तो मैं देख रहा था कि ज़्यादातर वो पर नहीं मार रहे थे, ज़्यादातर वो ग्लाइड कर रहे थे। ग्लाइड करने का मतलब है कि वो हवा के दोष पे अपनी डायरेक्शन इस तरह चेंज करते थे कि कुदरत ने जो हवा रखी है वो उनको अपलिफ्ट दे रही थी। वो अपनी डायरेक्शन को इस तरह मोड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो उड़ना है ना आसमान पे, तो अपना जोर जो लगाई जाना है, तो फिर खुराक तो इतनी परिंदों के लिए नहीं होती ना, तो उन्हें इकोनॉमी के साथ चलना होता है। लेकिन कुदरत ने रास्ते बनाए हुए हैं। कुदरत ने चींटियों के लिए भी रास्ते बनाए हुए हैं। आपको पता है चींटियाँ भी अपने मिशन पर होती हैं, एक लाइन में चल रही होती हैं। और हम तो इंसान हैं, अल्लाह ताला की लाडली मखलूक हैं, और हम ऑब्वियसली अशरफुल मखलूक़ात है, इसमें कोई डाउट? अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो मुझे बताइए कि जब हम किसी मिशन पर हों, हम किसी मंजिल की तरफ रवा दवा हों और तवानाई कम पड़ जाए, तदाबीर जो है वो काम ना कर रही हों, तो हमें परेशान हो जाना चाहिए।
हमें उसकी मदद का जो है ना, उसकी मदद का भरोसा होना चाहिए कि वो राइट टाइम पे मदद आ जाएगी और शॉर्टफॉल कवर हो जाएगा। प्यार की डोज बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये अब बाकायदा अमेरिका में एक एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर शिफाली सुबारी, डॉक्टर शिफाली। और आप कभी इंटरनेट पे जाके अगर पेरेंटिंग पे कोई चीज़ें सीखना चाहते हैं तो डॉक्टर शिफाली से सीखें। और वो कहती हैं कि प्यार की बस एक चमची, ये ज़्यादा नहीं, ये प्यार इंसानों के लिए ज़्यादा कारआमद नहीं है। और सबको अच्छा लगता है प्यार, लेकिन जो दुनिया में, जो वेस्ट में और अमेरिका में है, वो कहते हैं कंट्रोल्ड डोज जो है वो प्यार की होनी चाहिए। बच्चों की बातें मानने के लिए जो है रूल अक्सर हम बताते हैं कि 4 में से 1 बात आप बच्चों की मान सकते हैं, 4 में से 1 बात, उससे बैलेंस क्रिएट होगा। जब आप 4 बातों में से 1 बात मानेंगे तो बच्चे को बैलेंस रहेगा कि अगर मेरी बात ज़िंदगी में नहीं मानी जाएगी तो मैं ज़्यादा मलाल नहीं करूँगा। अक्सर वालिदैन प्यार में बहुत आगे चले जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि प्यार में इस हद तक आगे चले जाते हैं कि अपने बच्चों का वाज़े नुकसान भी करते हैं। जो फितरी तकाज़े हैं वो प्यार के, वो अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो मेरे सामने मेरा बच्चा है वो उसकी बेहतरी किस में है। और बड़ा मुश्किल होता है अपने बच्चों को ना करना, अपने बच्चों की फरमाइशों को रद्द करना बड़ा मुश्किल होता है। वो आपके लिए बड़े तकलीफ़ का समा होता है जब आप अपने बच्चे को ना करते हैं तो। लेकिन फिर जब आप साबित कदम रहते हैं और उससे नताइज अच्छे निकलते हैं तो फिर आप कहते हैं कि हाँ यही ठीक तर्ज अमल था और ऐसा ही। मेरी बड़ी बेटी जो कि गायनकोलॉजिस्ट है और एसोसिएट प्रोफेसर है इस वक्त, तो वो 4 साल की थी और उसके एक दफ़ा नंबर जो है 94% आ गए और पिछले इम्तिहान में उसके नंबर 96% आए थे। तो उसकी माँ ने उसकी काफ़ी पिटाई की, बल्कि उसको उठा के फेंक ही दिया, कोई खासा ऊंचाई से ऐसे करके फेंका, और वो उसका रो रो के बुरा हाल था। तो माएँ इस तरह का प्यार करती हैं। एक एक्सपर्ट है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट है बच्चों की, इलाइन मेजलिश उनका नाम है, इलाइन मेजलिश, और उनकी किताब का नाम है हाउ टू टॉक सो किड्स वुड लिसन, हाउ टू टॉक सो किड्स वुड लिसन। तो उसका कहना यह है कि जब हम ये कहते हैं ना कि बच्चे हमारी बात क्यों नहीं सुनते, तो उसका सिंपल जवाब ये है क्योंकि हम भी बच्चों की बात नहीं सुनते। आप अपनी ज़िंदगी में मौके याद कीजिए जब बच्चे आपसे बात करना चाह रहे थे तो आपने कहा की है जानवर जैसे, ना सुनो इनकी बात। मतलब जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं दे डोंट मेक सेंस, आपको वो पूरे इंसान भी नहीं लगते, आपके वो खिलौने होते हैं, आप उनसे खिलौनों जैसा सलूक करना चाहते हैं, इंसानों जैसा सलूक नहीं करना चाहते। अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि क्या आपने अपने बच्चों से ऐसे मौक़ों पे खिलौनों जैसा सलूक नहीं किया जबकि वो चाह रहे थे कि आप उनसे इंसानों जैसा सलूक करें। तो सच्ची बात यह है कि उनके अभी सामने है नहीं, तो मैं भी मान रहा हूँ, सामने हो तो बंदे का दिल नहीं करता मानने को। हम सब मेरे समेत एक टाइम पे हम बच्चे को खिलौने के तौर पर देख रहे होते हैं, जैसे हमें लगता है ये एक टॉय है हमारा, अल्लाह ने हमें एक खिलौना दिया। जब मूड नहीं होता तो कहते चल पासे, लेकिन बच्चा जो है वो सेंस कर रहा होता है इस चीज़ को, और वो इस बात को समझ रहा होता है कि ये मुझे अपने जैसा इंसान नहीं समझते, और हम उसकी इज़्ज़त भी नहीं करते। हमने कभी ये सोचा ही नहीं होता कि ये इज़्ज़त के काबिल है या इसकी भी कोई इज़्ज़त हो सकती है। अब एक बच्चे की क्या बंदा इज़्ज़त महसूस करे, मतलब वालिदैन को शुरू से ये पीछे से बात चलती आ रही है, एंसेस्टर से बात चलती आ रही है कि बच्चों से शफकत करो और बड़ों की इज़्ज़त करो, बड़ों से शफकत ना करो। हालांकि शफकत की बड़ों को भी ज़रूरत होती है और इज़्ज़त की बच्चों को भी ज़रूरत होती है। हर वालिद को अपने बच्चों के साथ चैलेंजेस दरपेश होते हैं, हर वालिद को चैलेंजेस दरपेश होते हैं, और आप उन चैलेंजेस को इज़्ज़त के साथ फेस कर रहे होते हैं, और वो चैलेंजेस आपकी ख्वाहिशों के चैलेंजेस होते हैं।
यानी बतौर वालिद आपकी ख्वाहिशों के चैलेंजेस होते हैं और बच्चे अपनी ख्वाहिशों को परस्यू करना चाह रहे होते हैं क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से गुजारना चाह रहे होते हैं। और खाली इस बात का रंज नहीं होता वालिदैन को कि जी बच्चा ड्रग एडिक्ट क्यों बन गया है या बच्चा ये क्यों बन गया है या वो क्यों बन गया है। वालिदैन को इस बात का भी उतना ही रंज होता है कि अगर बच्चा उनका कहा नहीं मान रहा या उनकी बात को सुन के उसके मुताबिक नहीं चल रहा। अब मुझे 2-2.5 साल बल्कि कई साल हो गए हैं ये जद्दोजहद करते हुए कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो मेरे साथ काम करे। वो तो राज़ी हो गया, वो तो राज़ी हो गया, लेकिन कई साल की जद्दोजहद के बाद वो इंडिपेंडेंट काम करता है और बहुत अच्छा काम करता है। अगर हम डिस्क्रिमिनेट करें कि फ़लाँ पेशा अच्छा है और फ़लाँ पेशा अच्छा नहीं है तो मैं इसका कायल नहीं हूँ। जिस चीज़ में किसी का मन अच्छा बहलता है और वो लीगल है और उसमें कोई कबाहत नहीं है तो फिर एतराज़ वाली बात तो नहीं। लेकिन मेरा दिल करता है कि उसकी जो बेहतरीन सलाहियतें हैं, मैं आपको बताऊं कि वो बेहतरीन सलाहियतों का मालिक है। उसने शिकागो से काउंसलिंग में सर्टिफिकेशन की हुई है और वो फितरी तौर पर बहुत अच्छा काउंसलर है, फितरी तौर पर। लेकिन मैंने ज़ोर नहीं दिया, मैंने ताल्लुकात नहीं ख़राब किए, मैंने कई साल जिद्दोजहद की। यहाँ प्रोफेसर हमाद बैठे हैं, ये उससे थोड़ा वाकिफ़ भी हैं मेरी इस जिद्दोजहद से, लेकिन ताल्लुकात तो नहीं ख़राब किए। किसी मौके पे भी इज़्ज़त को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आखिरकार उसने कहा कि हाँ मैं अब 4 घंटे आपके साथ काम करूँगा। मैं कहा तुम 4 घंटे काम करोगे, विलिंग वेज के माहौल में आओगे, तुम्हारा दिल इतना वहाँ लगेगा कि तुम वापस फिर नहीं जाओगे। दूसरा बेटा मेरे साथ काम करता है तो उसका मन ये है, उसको मैं कह रहा था कि तुम मेरे साथ काम करने की बजाय किसी और के साथ पहले काम करो। उसने कहा नहीं मैंने तो आपके साथ ही काम करना है। तो मैंने कहा चलें आप मेरे साथ ही काम कर लें। साइंस कहती है कि नशे की बीमारी फलती फूलती है जब आप अपने बच्चे के साथ अनेबलिंग करते हैं और प्रोवोकिंग करते हैं। अनेबलिंग का मतलब है कि आप समझते हैं कि वो किसी काबिल नहीं है, मैं ही इसका अंदाता हूँ। और प्रोवोकिंग का मतलब ये है कि ये मेरी मलकियत है और नशा करने लगा है, अब बिस्ती करना तो मेरा बनता है, जबकि नहीं बनता। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ जो कि आप ठंडे दिल से जब सुनते हैं तो आप मेरे साथ एग्री करते हैं, लेकिन जब आपको घरों में रियल सिचुएशंस का सामना होता है, जब बच्चे टफ टाइम देते हैं तो आप सब सबक भूल के तो वापस देसी स्टाइल पे आ जाते हैं। जब आप कमज़ोर होते हैं एक्चुअली जब आप बिल्कुल यानी जिस वक्त आप बहुत कमज़ोर होते हैं, किस वक्त कमज़ोर होते हैं जो ताड़ी चल नहीं रही होंगी, जो ताड़ी बिल्कुल नहीं चल रही और आप बहुत एक्चुअली कमज़ोर हैं, तो आपको यकदम गुस्सा आता है जो कि आपको ये मैसेज देता है कि नहीं तू एडा भी नहीं कमज़ोर, तू बाबा तगड़ा है। मतलब एक कूद के पै जो रहा है बंदा। ये तो लीडरशिप कबूल करने वाली बात हुई कि जो बच्चा औखा होंदा है तो फिर असीं कहने हुण असीं भी औखा होना। पेरेंट्स आर पेरेंट्स टू, यह सोचने की गल है कि पेरेंट्स आफ्टर ऑल लीडर्स हैं, तो जिम्मेदार वही हैं, घर के सरबराह वही हैं, कश्ती को पार लगाना असल में उनका ही काम है। हमने ना सिर्फ अपने बच्चों को फेल नहीं होने देना और उससे पहले हमने अपने आप को फेल नहीं होने देना। अगर हम अपने आप को फेल होने देंगे अगली बारी हमारे बच्चों की है। और आपको पता है पहले हम अनेबलिंग प्रोवोकिंग के वर्ड्स यूज़ करते थे, तो फिर हमने कहा कि नहीं ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनको हम पॉजिटिव वर्ड्स में बदल देते हैं। एनेबलिंग का मतलब है कि आप अपने बच्चों के लिए वो करने में लगे रहते हैं जो कि आपके बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि आपके डीप डाउन ये बिलीफ है कि मेरा बच्चा निकम्मा है। अगर आपको पता हो कि मेरा बच्चा, देखिए ना, अगर कोई नशा कर सकता है और थाने जाके फंस सकता है तो थाने से निकल क्यों नहीं सकता? आफ्टर ऑल मतलब एक बच्चा नशा कर सकता है, थाने जाके फंस सकता है, लेकिन वो असी फटाफट छुड़ान चले जाते हैं। अनेबलिंग को हमने बदल दिया लफ्ज़ को कैपेबिलिटी में, कि आप अपने बच्चे को कैपेबल समझें। इट इज़ ए पॉजिटिव वर्ड कि आप अपने बच्चे को कैपेबल समझें, क्योंकि वो आपकी जीन्स कैरी कर रहा है, आपकी जीन्स कैरी कर रहा है। अगर आपको अपने आप पे मान है तो फिर अपने बच्चे पे भी मान करें, क्योंकि आपके बच्चे में आपकी जीन्स हैं। और दूसरी बात जो हम कहते हैं कि अनकंडीशनल रिस्पेक्ट उसको दे दें ह्यूमन बीइंग होने के हवाले से, कि अल्लाह ने किसी ख़ास वजह से इसको इंसान बनाया है
तो इसको मैं बेसिक रिस्पेक्ट दे दूं, बेसिक, बहुत आला नहीं, कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दे रहा, यानी आप गार्ड ऑफ ऑनर नहीं पेश कर रहे उसको, लेकिन एक बेसिक रिस्पेक्ट जो है वो आप बुनियादी सी रिस्पेक्ट अगर दे दें, और वो भी अपने दिल में दे दें, बोले मत। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि आप बच्चे के साथ कोई ऐसे अल्फाज बोलें कि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ वगैरह वगैरह, नहीं, दिल में समझ लें कि ये मेरा बच्चा है, मैं इसका फादर हूँ और अल्लाह ने इसको इंसान बनाया है, तो मैं एक बुनियादी सी रिस्पेक्ट इंसान होने के नाते इसको दे देता हूँ। और ये जो एक दिल के अंदर चीज़ आ जाती है ना, रिस्पेक्ट और कैपेबिलिटी का एहसास अपने बच्चे के हवाले से, तो उसके बाद आपको ज़्यादा रौला नहीं डालना पड़ता और आप चुप कर जाते हैं। और कोई बात अगर रात 10 बजे हो रही है तो आप सो जाते हैं जाके कि सवेरे बात कर लेंगे, लेकिन उस वक्त दिल चाह रहा होता है आज ही मुकानी है गल। ये जो एक बेसब्रापन है ना, कि जो बात अभी फ्लेयर अप हुई है, शोले भड़क रहे हैं, तो हम एग्ज़िट ले लें और सुबह नाश्ते के टाइम पे जबकि ज़रा स्लो डाउन हो चुके होते हैं नींद का वक्त गुजारने के बाद, तो फिर बात कर लें। लेकिन हम कहते हैं कि रात अपनी स्लेट को साफ करके सोने, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि रात सोने से पहले आप जो भी मसला है किसी के साथ उन्हें मुका के सोना है। लेकिन अगर ना निपटा सकें तो बढ़ा के तो ना सोएं। देखें ना, निपटा के सोएं एक और चीज़ है, बढ़ा के सोएं एक और चीज़ है। तो मेरा ख्याल ये है कि जब गुस्से आ रहे होते हैं, जब बंदा हर्ट फील कर रहा होता है, जब दूसरा बंदा भी ऐसे ऐसे करके बातें कर रहा होता है और 2 साल पुरानी बात याद करा रहा होता है, 5 साल बात पुरानी याद करा रहा होता है, बच्चे जो है ना राजदार जो होते हैं, बच्चों को पता होता है कि आपने कौन कौन सी गलतियां की हैं, तो वो कहते हैं 3 साल पहले तुसी नहीं सी इंज कीता। बच्चे जो है ना ऐसे अज्यूम करते हैं चीज़ें, बाज़-औक़ात वो बाकायदा क्लैरिफाई नहीं करते चीज़ों को, वो आधी की कहानी देख लेते हैं, बाकी की आधी कहानी बुन लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा माजी में जाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर हम अनकंडीशनल रिगार्ड और कैपेबिलिटी पे बिलीव करना शुरू कर दें, तो मुझे पता है कि ट्रूली ये जो 2 पैराडाइम शिफ्ट्स हैं जो कि दिल की हैं, ये ज़बान से कुछ करने की बात नहीं, बाज़ार से कुछ ख़रीदने की बात नहीं। अगर आप किसी की इज़्ज़त दिल से करना शुरू कर देते हैं और आप समझते हैं कि वो कैपेबल आदमी है, तो मुझे बताएं उसके बाद आपके ताल्लुकात उसके साथ कैसे होने वाले हैं। अगर आप ये 2 बातें, अनकंडीशनल रिगार्ड और कैपेबिलिटी में, अपने फैमिली मेम्बर, अपने लाइफ पार्टनर की कैपेबिलिटी में बिलीव करें कि कर लेगा, और वो सोच ले कि ये कोई हल कढ़ेगा, मतलब आप सोच रहे हैं कि मैं पता नहीं कढ़ांगा कि नहीं हल, कोई ज़रूर कोई हल कढ़ेगा। तो जब आप ये सोचते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं ना, क्योंकि आप अपने लाइफ पार्टनर के बारे में या अपने बेटे के बारे में सोचते हैं कि करता पे है नशा लेकिन है कोई हल कढ़ेगा, और फिर आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं तो आप उससे टॉकिंग टर्म्स में आ जाते हैं, आप ह्यूमन लेवल पे उससे टॉकिंग टर्म्स में आ जाते हैं, और फिर आप अपनी बस कोशिशें कर सकते हैं। आप गर्दन नहीं मरोड़ सकते, आप अपने बच्चों की भी गर्दन नहीं मरोड़ सकते। किसी की क्या गर्दन मरोड़नी है, आप अपने बच्चों की भी गर्दन ना कानूनी तौर पर, ना शरई तौर पर, ना मुआशरती तौर पर दकम पेल नहीं कर सकते आप अपने बच्चों के साथ। जब आप कोशिशें करते हैं ना, तो आप अपनी कोशिशों पर फ़ख्र भी करते हैं, यानी आप अपनी कोशिशों पे भरोसा भी करते हैं। फिर आप अपने आप से अदम इत्मीनान का इजहार नहीं करते। जब आप कोशिशें करते हैं और माशरे में बहुत सारे वालिदैन वो कोशिशें भी नहीं करते, तो आप अपने आप पे फ़ख्र करते हैं। आप अपनी प्राइवेसी में यू लाइक योर सेल्फ, आप अपने आप को कहते हैं आप आई लाइक माई सेल्फ। बीच में कभी कभी ये वक्त आ जाता है ना, जो मुझे आज की बातों से लगा कि वालिदैन पे ये वक्त आ जाता है कि बच्चे ने किसी तरीके से बुरा सलूक किया, तो फिर उसके बारे में पेश गोइयाँ करना शुरू कर देना। पहले तो उसको कह देना कि तुम बिल्कुल फेल हो, फिर कहना कि तुम हमेशा फेल रहोगे और तेरा कख नहीं रहना, तू रोलेगा, मेरी ज़िंदगी च मौज है तेरी, तो बाद च तू रोलेगा। ये वालिदैन का एक मंत्रा है। मसला यह है कि फ्यूचर के बारे में पेश गोइयाँ करने का आप में से किसी को कोई ट्रेनिंग है? कोई पामिस्ट रहा है आप में से? कोई किसी ने थोड़ा बहुत किसी ने इस मामले में कोई ट्रेनिंग हासिल की हो कि जो पेश गोइयाँ कैसे करते हैं?
जिसको हिंदी ज़ुबान में कहते हैं भविष्यवाणी। ये भविष्यवाणी कैसे करते हैं? कहते हैं मैं तेनों अज लिख देना तू तबाह होएगा। मतलब है कोई इसका मकसद है भाई तुसी किस तरह लिख के दे सकते हो और क्यों मतलब है आपसे हम लिखवा लें? बच्चा जो है वो ये सोच रहा होता है कि अजीब चले ने, मैं तो बस अगले महीने नशा छड़ देना है, मैं तो बस ईद लंघे तो नशा छड़ देना है, क्योंकि सोच वो ऐसे ही रहा होता है। कहते मैं बस सर्दियाँ गई तो मैं नशा भी छड़िया। कोई पेशेंट ऐसा नहीं होता जिसने जिंदगी में तहैया किया हो कि मैं मरदे दम तक कर दे ही रहना है। कोई नहीं करता। हर कोई कहता है आज आखिरी दिन है, कल तो मैं छड़ ही देना है। और हर रोज नशा करन तो पहले पेशेंट है सोचते ने आज ज्यादा नहीं करना। तो उनकी मदद इस तरह नहीं हो सकती कि आप कहें तू बाजी नहीं आना, तू तो रुलेंगा, सड़कों ते रुलेंगा, तू तो इंज होएगा, तू तो होएगा। मतलब कोई बंदा पसंद करेगा कि उसके बारे में ख़राब पेशगोइयाँ की जाए। आपको हमेशा कहना चाहिए कि मुझे पता है तुम कैपेबल आदमी हो, मुझे पता है तुम 4 दिन के अंदर अंदर अपनी हालत संवार लोगे, और ये नहीं कि मैं तुम्हारी हालत संवार दूंगा। आप कहते हैं मुझे पता है कि तुम अपनी हालत संवार लोगे, मेरी खिदमत भी वैसे हाजिर हैं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और गर्दन दबोचना और बाजू मरोड़ना या बुरी बुरी बातें करना, इससे मैंने कोई मसला कभी हल होते देखा नहीं। पुरुमीद रहना अपने बच्चों से और उनके साथ बातचीत करते हुए इज़्ज़त से बात करना, ये एक बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपकी काया पलट सकता है, आपके घर में माहौल को ही बदल सकता है कि आप एक बिल्कुल अनहोनी बात की तरफ चल पड़े कि अपने बच्चे की इज़्ज़त कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं, ज़बान से नहीं कर रहे, बातों से नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चे के लिए ऐसी चीज़ें करना शुरू कर दें जो कि अजीब लगे या तमस्खर लगे, जैसे कि उसके लिए आप कोई गाड़ी का दरवाज़ा खोलें या उसके लिए कुर्सी आगे करें या कुछ, ऐसा नहीं मैं कह रहा। ऐसा आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए कर सकते हैं, अपनी बीवी के लिए कर सकते हैं, इज़्ज़त अफजाई के लिए। लेकिन अपने बच्चे के लिए सिर्फ इतना ही बहुत काफ़ी है कि आप अपने दिल में, अपनी प्राइवेसी में उसको बताए बगैर आप एक खामोश तब्दीली ले आएँ और आपके कॉलो फेल में सब चेंज आ जाएगी, सब फ़र्क पड़ जाएगा। प्लस आप उसे समझ ले कि यार बहुत ज़बरदस्त आदमी है, ही कैरीज माई जीन्स। ये जब आप सोचते हैं ना ही कैरीज माई जीन्स, तो इससे ये भी रिफ्लेक्ट होता है कि आपकी इज़्ज़त नफ्स ऊपर आ रही है, और प्लस आप कहते हैं कि अच्छा कर लेगा, इंशाल्लाह ज़रूर करेगा। लेकिन जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है ना, उनको मैं कहूँगा कि डिस्प्ले पे रखें इज़्ज़त। अच्छा आप देखिए कितना फ़र्क है कि वालिदैन को कह रहा हूँ कि दिल में रख लें और बच्चों को कह रहा हूँ कि डिस्प्ले पे रख लें। अगर दिल में नहीं भी है ना तो डिस्प्ले पे रख लें। जब आप डिस्प्ले पे इज़्ज़त रख लेंगे ना तो ये बाहर से अंदर की तरफ का सफ़र होगा, और वालिदैन जब दिल में इज़्ज़त रखते हैं तो ये अंदर से बाहर की तरफ का सफ़र होगा। तो जिसको जो ज़रूरत है उसी को वो मैं बता रहा हूँ कि बच्चों को ज़रूरत ये होती है कि डिस्प्ले पे रखें, यानी वालिदैन को नज़र आए कि ये बच्चा मेरी इज़्ज़त कर रहा है, ये मुझे आगे पीछे फिर रहा है, मुझे कह रहा है मैं दबा दूँ आपको, मैं पानी का गिलास ला दूँ आपको, या मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए इस वक्त। तो बच्चे डिस्प्ले पे रखते हैं, ऊपर रखते हैं, वालिदैन जो है वो दिल में रखते हैं। तो इन दोनों की कम्बिनेशन से आपकी ज़िंदगी जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत नमूना बन सकती है जिसका हम सब ख्वाब देखते हैं, और मेरी दुआ है कि ये ख्वाब रोज़ रोज़ हमारी ज़िंदगी में पूरा हो। जो भी आप किसी को सिखाना चाहते हैं, तो इंसान बहुत अच्छा ट्रेनर है, वो वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस, ये बाकायदा एक सेइंग है जो कि विलिंग वेज में चलती रहती है। वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस, इट्स ए लाइफ लॉ, लाइफ स्ट्रेटजी है ये बहुत बड़ी। चंद बातें जो हैं वो अगर आप जहन में अच्छी तरह बैठा लें तो वो तकलीफ़ें जो आप इतना अरसा बर्दाश्त करते रहे हैं आपकी ज़िंदगी में फिर दोबारा नज़र नहीं आएंगी। और मेरी ये दुआ भी है, मैं आपको बताऊं कि जब हम सब कुछ कर बैठते हैं तो फिर इसकी भी बहुत ज़रूरत होती है कि हम अल्लाह से कहें कि बस मैं तो जो कर सकता था वो कर लिया, मेरी तो बस हो गई है, तो आगे अब तुम्हारी बारी है। तो अल्लाह तो कैपेबल है,
उसको तो कोई मुश्किल भी पेश नहीं आती कुछ करने में, उसको उसका तो कर्म जब होता है तो उसको कोई एफर्ट तो नहीं करनी पड़ती, हमें तो बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, हम तो इंसान है ना। तो वो तो एक इटर्नल एनर्जी है अल्लाह ताला तो और वो एनर्जी जो है दुनिया की हर नफ्स में बहती है, इंसानों के अंदर से होके गुजरती है। वो अल्लाह ताला की इटर्नल एनर्जी है जो हमें बांध के रखती है आपस में। थैंक यू वेरी मच।